शेप के ऐसे मैग्नेट लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो हमने क्या लिया, कनकेव शेप के, कनकेव शेप्ड मैग्नेट, कनकेव के शेप के मैग्नेट्स आपने लेने हैं, कनकेव शेप मैग्नेट आपने ले लिए। ठीक है, अगला जो काम करना है, इसके बीच में किसको रखा, एक होलो सिलेंडर को आपने इसके बीच में। तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस कर लिया था वो क्या, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर ली थी। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर हमने देखा तो बायोट सेवर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ, ये दोनों चीजें आपने कर ली थी। नेक्स्ट हमने जब काम आगे बढ़ाया तो मैग्नेटिक फोर्स, जिसमें हमने लोरेंज फोर्स जो है, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स के बारे में बात करी, उसके अलग अलग कंसेप्ट्स को जानने की कोशिश करी। फिर एक स्ट्रेट कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता है, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं या वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, उनके बारे में जान लिया था। अब जो हम काम करेंगे, नेक्स्ट जो काम होगा वो किससे रिलेटेड है, हमारा टॉर्क से रिलेटेड। ठीक है, सेंसिटिविटी वगैरह जो है उन सभी कंसेप्ट्स के बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा काम है, पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज योर टॉर्क एक्टिंग। काम जो वो किसके लिए है, टॉर्क एक्टिंग ऑन torque acting on current carrying रेक्टेंगुलर कोयल। करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल है। ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसको रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल को रखा हुआ है। ठीक है, कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल है, उस रेक्टेंगुलर कोयल पे टॉर्क लगता है। कितना टॉर्क लग रहा होगा वो आपने डिस्कस करना है। तो काम जो वो क्या कर रहे होंगे, सुनिए ध्यान से, कि इस तरीके से ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट पैरेलल लाइंस हैविंग इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेट पैरेलल लाइन से आपने दिखाया है, जिनके बीच का गैप जो है वो सर क्या था, सेम था। इसमें किसको रखा हुआ है, इसमें आपने एक रेक्टेंगुलर कोयल जो है उसको प्लेस्ड कर रखा है, और इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर कोयल जो है इसके अंदर रखी हुई है। ये जो है एक रेक्टेंगुलर कोयल है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये वर्ड जो है ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। ये रेक्टेंगुलर कोयल जो है इसके अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है, इसके अंदर करंट जा रहा है, और इसके अंदर करंट जो है सर वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। इस तरीके से इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कोयल है, तो मान लो ये वाली साइड जो है, ये लेंथ जो है ये एल है, और ये ब्रेड्थ वाली जो साइड है, ये ब्रेड्थ वाली साइड जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। ये जो एंगल है सर वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर। कि रेक्टेंगुलर कोयल के करंट ने इस तरफ जो ये एंगल बनाया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो कितना बनाया है, थीटा के बराबर। यहाँ पे ये एंगल जो है ये तो किसका बराबर है, ये एंगल कितना है सर, 90 डिग्री। इस वाले एंगल को करंट के को देखते हैं तो ये एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एंगल जो है सर वो कितना है, 90। ये थीटा है, ये 90 है, ये 180 माइनस थीटा, और ये कितना हो गया, 90 हमारे पास। इस तरीके से काम हो रहा है। तो हमने कल क्या जाना था, हमने जाना था कि फोर्स लगता है और फोर्स का फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा। हमने जाना था कि फोर्स का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, फोर्स का फॉर्मूला है बिल साइन थीटा। तो बी का मतलब तो मैग्नेटिक फील्ड है, आई का मतलब क्या है, करंट है, हर एक के पास लेंथ है, और हर एक का साइन का कुछ एंगल है। तो इस वाले एंड्स को अगर मैं नाम दे दूं, इस रेक्टेंगुलर कोयल को मान लो हमने नाम दे दिया पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस नाम जो है वो आपने दे दिया, पी क्यू क्यू आर आर एस, और क्या नाम है, एस पी। इन सभी एंड्स पे फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि हर एक के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, हर एक के पास क्या है, करंट है, हर एक के पास ये लेंथ, फिर ब्रेड्थ, फिर लेंथ, फिर क्या है, ब्रेड्थ। इस तरीके से चीजें आपको गिवन है। तो हर एक एंड पे क्योंकि फोर्स लगेगा, और क्योंकि हर एक एंड पे फोर्स लगेगा, तो इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन जब हम देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, तो नीचे की तरफ है। इस वाले पे अगर हम बात करेंगे तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आती है, ऊपर की तरफ। इस पे अगर देखेंगे तो इस पे डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है, और इस पे जब डायरेक्शन देखेंगे तो इस पे डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड है। तो इस तरीके से काम जो है वो देखा गया। हमने क्या करना है, ये लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो इस पे फोर्स लगेगा, इस पे भी फोर्स, इस पे भी फोर्स, इस पे भी फोर्स, हर एक हिस्से पे फोर्स लग रहा होगा। फोर्स लगेगा तो फोर्स का फॉर्मूला किसके बराबर है, फोर्स का फॉर्मूला है बिल साइन थीटा के बराबर। फोर्स का फॉर्मूला कितना है, बिल साइन थीटा। ये बात मुझे पता है, हर एक हिस्से पे क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो चीजें जो हमने क्या देखी कि सर ये वाले जो फोर्स है ना, इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम। इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है सर वो क्या दे रखी है, सेम दिखा रखी है। इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम नहीं है।
ठीक है। तो ये वाले जो हैं जो किस पे लगेंगे, पी क्यू पे और आर एस पे, वो तो कैंसल आउट कर जाएंगे क्योंकि उनकी लाइन ऑफ एक्शन कैसी है, सेम। लेकिन ये कहां जा रहा है, अंदर, ये कहां आ रहा है, बाहर। इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, ये इक्वल है, अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो यहां पे क्या बनेगा, टोर्क बन रहा होगा। ठीक है। और टोर्क अगर बनेगा तो इस टोर्क के फॉर्मूले के बारे में अगर हम बात करेंगे तो टोर्क जो बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोर्क का फॉर्मूला होता है ईदर फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। हम कंसेप्ट जो है उसको समझते हुए चल रहे हैं कि काम जो है वो क्या हो जाएगा, इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स जो है वो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो फोर्स जो है वो इस वाले हिस्से पे अगर आप फोर्स देखेंगे तो फोर्स किसके बराबर होगा, बी आई बी, और क्योंकि वहां पे साइन 90 था, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा यहाँ पे एल कोस थीटा। तो इसको अगर हम देखें तो बी आई ये कितना बन गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इंटू में कितना हो गया, कोस ऑफ थीटा हमारे पास। इस तरीके से काम है। इसको लिखेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करता हूं तो वो किसके बराबर है, एरिया के, तो बी आई ए, और इंटू में कितना हो गया, कोस ऑफ थीटा आपके पास। इस तरीके से चीजें जो है ना वो बन जाएंगी। ठीक है। काम जो वो क्या कर लिया, टोर्क, टोर्क का फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है, टोर्क का फॉर्मूला है, और टोर्क का फॉर्मूला जो है सर वो बराबर है, टोर्क का फॉर्मूला है बी आई ए कोस ऑफ थीटा। ये वैल्यू जो है ना वो हमारे पास होती है। ठीक है। कि टोर्क का फॉर्मूला इधर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास आ रहा है, बी आई ए कोस ऑफ थीटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगली जो बात है फॉर एन नंबर ऑफ टन्स, एन नंबर ऑफ टन्स के लिए अगर हम चर्चा करेंगे तो एन टन्स के लिए ये चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी, एन टन्स के लिए बात करेंगे तो टोर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी आई ए कोस थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि एन नंबर ऑफ टन्स के लिए एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बीना कोस थीटा। ये जो ये क्या बन जाएगा, बीना कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम जो है ना वो आपके पास है, बीना कोस थीटा। इस तरीके से काम जो है वो आपने कर लिया। लेकिन आप क्या जानते हैं कि सर ये टोर्क है, और टोर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो सर वो किसके टर्म में लिखी जाती है, साइन की टर्म में। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि टोर्क, टोर्क को अगर मैं लिखता हूं तो टोर्क किसके बराबर है, टोर्क बराबर है बीना कोस ऑफ थीटा के बराबर है। टोर्क बराबर है बीना कोस थीटा के। हमें जो काम करना है वो क्या करना है कि ये टोर्क को वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, और वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो वेक्टर तो किस में होता है, साइन की टर्म में। तो हमने चीजें क्या कर ली कि सर इस तरीके से ये जो एंगल था, ये एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल जो है क्या मान लिया, अल्फा। परपेंडिकुलर के साथ या नॉर्मल के साथ जो आपने एंगल माना वो किसके बराबर मान लिया, अल्फा के। तो ये वैल्यू जो ये क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस थीटा, और अल्फा प्लस थीटा किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो थीटा कम्स आउट टू बी 90 माइनस अल्फा। ठीक है। अल्फा प्लस थीटा किसके बराबर है, 90। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। ये वैल्यू यहां पे रखी तो टोर्क, टोर्क किसके बराबर है, टोर्क बराबर है बीना कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम कर लिया, बीना कोस थीटा। थीटा की जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है, थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है 90 माइनस अल्फा। थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है, थीटा की वैल्यू है 90 माइनस अल्फा। कोस 90 माइनस अल्फा, कोस 90 माइनस अल्फा को मैं लिखूं तो मैं क्या लिख दूंगा, साइन अल्फा, तो बी ना, बीना, और ये जो ये क्या बन गया, साइन ऑफ अल्फा। और क्योंकि मैं इसको साइन की टर्म में लिख पा रहा हूं तो अब इसको हम वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जो ये आई एन ए है, इस आई एन ए को अगर मैं लिखना चाहूं तो इस आई एन ए को हम क्या लिखते हैं, आई एन ए को लिखते हैं एम। ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, बी एम साइन अल्फा। और इसको अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिख दूंगा तो टाउ वेक्टर कम्स आउट टू बी एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। टाउ जो वेक्टर है उसको हम क्या लिख देते हैं, टाउ को लिख देते हैं एम क्रॉस बी। ये चीजें जो है ना वो आपने सीखनी है कि टोर्क का फॉर्मूला पता था, यहां से हमें पता चल रहा है कि टोर्क किसकी टर्म में आ रहा है, कोस की टर्म में। लेकिन कोस तो वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो आपने क्या कर लिया, एन से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया, बीना कोस ऑफ थीटा बन गया। ये आई एन ए जो है सर इसको हम क्या कहते हैं, एम बीना साइन अल्फा। इसको अगर लिखें तो ये क्या बन गया, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये चीजें जो है ना वो आपने सीखनी है। तो टोर्क का फॉर्मूला आया, और टोर्क का फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है, बीना साइन अल्फा। टोर्क का एक फॉर्मूला जाना, और टोर्क का एक फॉर्मूला जो है सर वो हमारे पास क्या है, बीना साइन अल्फा। और अगर मैं यहाँ पे एक बात कहूँ, फॉर टोर्क टू बी मैक्सिमम, टोर्क अगर कोयल पे क्या लगे, मैक्सिमम लगना चाहिए। तो टोर्क कोयल पे मैक्सिमम कब लगेगा, जब अल्फा कितना होगा, 90 डिग्री। जब अल्फा कितना होगा, 90 डिग्री। अल्फा अगर 90 है तो टोर्क क्या लगेगा, मैक्सिमम। और टोर्क अगर मैक्सिमम लगेगा तो इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो अल्फा कितना है, 90। तो टोर्क जो है, टोर्क बराबर आ गया बीना साइन अल्फा। अल्फा की जगह वैल्यू जो है वो कितनी है सर, 90 है। साइन 90 कितना होता है, 1। तो ये कितना बन गया, बीना के बराबर बन गया। अब यहाँ पे एक खास बात जो है वो क्या है
कि ये टॉर्क जो है वो मैक्सिमम है। टॉर्क मैक्सिमम कब आया? जब अल्फा कितना था 90, और अल्फा को 90 करने वाले फील्ड का नाम होता है रेडियल फील्ड। अल्फा को 90 करने वाला फील्ड जो है उसका नाम क्या होता है? रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड का क्या मतलब है सर? जिसके कोरस्पॉन्डिंग अल्फा क्या हो जाए, एक ऐसा फील्ड जिसके कोरस्पॉन्डिंग अल्फा क्या हो जाता है 90 डिग्री, और अल्फा को 90 करने वाला जो टॉर्क है वो मैक्सिमम जो है हो जाता है। इस टाइम पे जो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है? वो वैल्यू बराबर है बीना के बराबर, BINA। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई जो करंट फ्लो कर रहा है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, और ए का मतलब क्या है? एरिया। ये टॉर्क जो है वो क्या लगता है? मैक्सिमम लगता है। ठीक है, इस करंट कैरिंग कोयल पे जब इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो इस पे क्या लगा? टॉर्क। और वो टॉर्क जो है वो मैक्सिमम कब होगा? जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। नेक्स्ट, अगला जो काम हमने यहाँ पे इसके बेसिस पे करना है दैट इज योर मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो हमारे पास है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये डिवाइस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद करनी है, जिनके बेसिस पे हमसे सवाल पूछे जाते हैं। तो कंसेप्ट है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। एक मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या होता है? ये एक डिवाइस है। ठीक है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है यूज टू मेजर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। यूज टू मेजर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, बहुत छोटे से करंट को। यूज टू मेजर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत छोटे से करंट को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम जो है वो क्या है? मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज अ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर? इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ या स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत छोटे से करंट को। और वो करंट जो है वो किसके ऑर्डर का? मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है। वो करंट किस ऑर्डर का होता है? मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इसके प्रिंसिपल के बारे में अगर हम काम करेंगे तो इसका प्रिंसिपल क्या है? किस प्रिंसिपल पर यह आधारित है? इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल कि जब करंट कैरिंग कोयल को किस में रखा जाता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर क्या लगता है? टॉर्क लगता है। वेन एवर अ करंट कैरिंग कोयल इज प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। इस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क जो है सर टॉर्क का फॉर्मूला होता है, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है बीना साइन अल्फा। ये जो टॉर्क है ये कितना लगता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है बीना साइन अल्फा। अब ये साइन अल्फा की वजह से तो ये टॉर्क वेरिएबल जा रहा है, तो अगर इस टॉर्क को मैक्सिमाइज करवाना है, इस टॉर्क को कांस्टेंट वैल्यू अगर दिलवानी है, तो ऐसा काम करना पड़ेगा कि हर जगह कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाए कि अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी बन जाए? 90 डिग्री बन जाए। अल्फा की वैल्यू 90 करने वाले फील्ड को नाम दिया जाता है रेडियल फील्ड। क्या नाम दिया जाता है? रेडियल फील्ड नाम दिया जाता है। व्हाट इज रेडियल फील्ड? एक ऐसा फील्ड जिसके कोरस्पॉन्डिंग अल्फा जो है वो कितना हो जाए? 90 हो जाए। कैसे करते हैं वो जानेंगे। तो यहाँ पे टॉर्क जो है सर वो मैक्सिमम लग रहा होगा, और मैक्सिमम टॉर्क जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? बीना के। अब एक सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या, कि ये अल्फा को 90 करा कैसे? अल्फा को 90 करने वाले फील्ड को नाम जो देते हैं वो क्या नाम देते हैं? रेडियल फील्ड। अब रेडियल फील्ड बनेगा कैसे? उसके लिए हमने काम क्या करना पड़ेगा? कनकेव शेप के ऐसे मैग्नेट लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो है हमने क्या लिए? कनकेव शेप्ड मैग्नेट। कनकेव के शेप के मैग्नेट्स आपने लेने हैं, कनकेव शेप मैग्नेट आपने ले लिए। ठीक है, अगला जो काम करना है, इसके बीच में किसको रखा? एक होलो सिलेंडर को आपने रख लिया। इसके बीच में किसको रख लिया? इस तरीके से होलो सिलेंडर जो है उसको आपने रख लिया। ठीक है, तो ये दोनों मिलके जो है, ये होलो सिलेंडर है, ये किसका है? सॉफ्ट आयरन होलो सिलेंडर। सॉफ्ट आयरन का होलो सिलेंडर है, सॉफ्ट आयरन होलो सिलेंडर। सॉफ्ट आयरन का होलो सिलेंडर जो है वो आपने रखा था। काम जो है वो क्या करना है, इस तरीके से ये हमारे पास क्या है? कनकेव शेप के मैग्नेट, और उसके बीच में किसको रखा? सॉफ्ट आयरन के होलो सिलेंडर को आपने रखा। तो ये दोनों चीजें मिलके फील्ड को क्या करती हैं? रेडियल। और अगर फील्ड को रेडियल करती हैं तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाती है? 90 डिग्री। इस तरीके से काम करना है कि ये जो है ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि व्हाई डू यू प्रेफर हैविंग कनकेव शेप मैग्नेट और अ सॉफ्ट आयरन होलो सिलेंडर इन एमसीजी। एमसीजी में सॉफ्ट आयरन का होलो सिलेंडर और ये कनकेव शेप के मैग्नेट क्यों लिए? ताकि ये मिलके अल्फा को कितना कर दें? 90। अल्फा को 90 कर देंगे तो हमारा जो फील्ड है वो रेडियल हो जाएगा, टॉर्क जो लगेगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। एक तो इसका पर्पस ये है, इन दोनों का पर्पस क्या है? पहला पर्पस है टू मेक फील्ड रेडियल। इन दोनों का पहला पर्पस जो है वो क्या है? टू मेक फील्ड रेडियल। ये दोनों मिलके फील्ड को क्या करते हैं? रेडियल करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो ये दोनों जो हैं बी की वैल्यू को, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज क्यों करना है वो अभी जान रहे होंगे हम, ठीक है। तो एमसीजी के अंदर हमने क्या जाना कि एक ऐसा डिवाइस जो बहुत छोटे से करंट को मेजर कर सकता है, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर को। नेक्स्ट जो है इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब एक करंट कैरिंग कोयल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला बीना साइन अल्फा होता है। अल्फा की वैल्यू 90 है तो फील्ड को क्या कहते हैं, रेडियल फील्ड। और यहाँ पे टॉर्क जो लगा वो क्या लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क जो है वो लग रहा होगा। तो इसमें जब हम काम करते हैं तो चीजें जो है वो क्या बनाते हैं, इस तरीके से इस पे कंसेप्ट जो है ना वो होता है कि ये जो है ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है। यहाँ पे इस तरीके से इसको नंबर ऑफ टन से वाउंड करके हम जो है वो यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे एक मिरर लगा है, ये एक फॉस्फर ब्रोंज वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो है ये नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। ये सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है, इसको तो जान ही चुके हो। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो दिस इज योर फॉस्फर ब्रोंज वायर। ये जो ये क्या है, फॉस्फर ब्रोंज वायर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, मिरर है, ठीक है। अब ये अलग अलग डिवाइस की इस्तेमाल की जरूरत क्यों है, यहाँ पे जो है वो एक स्प्रिंग लगा है, इस तरीके से काम जो है ना हो रहा होता है। वैक्यूम चैम्बर में इसको हम रखते हैं। काम जो है मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जब इस करंट कैरिंग कोयल पे टॉर्क लगेगा तो वो जो टॉर्क है वो कौन सा टॉर्क है, डिफॉर्मिंग टॉर्क है, जिसकी वजह से कोयल अपनी पोजीशन को डिफॉर्म करेगी। और वो टॉर्क जो है वो हमने जान लिया कि इसमें वो टॉर्क किसके बराबर है, बीना के। हालांकि टॉर्क का फॉर्मूला तो क्या पढ़ा है, बीना साइन अल्फा, लेकिन क्योंकि ये रेडियल फील्ड है तो अल्फा की वैल्यू 90 होने की वजह से टॉर्क जो है वो कितना हो जाएगा, बीना के बराबर। अब इस तरीके से कोयल है वो रोटेट करेगी तो जो ये वायर है उसको एक लिमिट के बाद क्या कर देगी, रोक देगी। मतलब कि जो ये फॉस्फर ब्रोंज वायर है ये क्यों यूज करी गई है, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है रिस्टोरिंग टॉर्क। ये क्या करती है, रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय, रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो प्रोवाइड करा जाता है। और रिस्टोरिंग टॉर्क को प्रोवाइडर जो है वो कौन है, फॉस्फर ब्रोंज वायर। और इस रिस्टोरिंग टॉर्क को जब हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है k मल्टीप्लाई बाई फाई। फाई का मतलब डिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये k जो है वो क्या है, ये तो है टोर्शनल कांस्टेंट, टॉर्क को ही टोर्शन कह देते हैं। तो ये क्या हो गया, टोर्शनल कांस्टेंट हमारे पास है। और फाई जो है सर वो हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन जो आई है, ठीक है। टोर्शनल कांस्टेंट और फाई जो है वो क्या है, डिफ्लेक्शन। अब अगर हम इसमें काम करें तो फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए जब आप बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम के लिए चीजें क्या हो जाएंगी कि जो डिफॉर्मिंग टॉर्क है वो किसके बराबर है, डिफॉर्मिंग वाला टॉर्क जो है वो किसके बराबर है, रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर है। इस तरीके से काम करना है। डिफॉर्मिंग जो टॉर्क है वो किसके बराबर है, डिफॉर्मिंग वाला टॉर्क बराबर है बीना के, और रिस्टोरिंग वाला टॉर्क जो बराबर है वो बराबर है के फाई के, ठीक है। डिफॉर्मिंग वाला टॉर्क जो है वो किसके बराबर है, बीना के। रिस्टोरिंग वाला टॉर्क किसके बराबर है, फाई के। तो यहां से अगर मैं फाई की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू आ जाएगी बीना डिवाइडेड बाई के। फाई की वैल्यू जो है, जो डिफ्लेक्शन आई है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीना डिवाइडेड बाई के। हमें क्या पता है, इक्विलिब्रियम के लिए जो टॉर्क लगा किस पे, कोयल पे, उसको रिस्टोर कर दिया किसने, फॉस्फर ब्रोंज वायर ने। तो इसको जब इसने रिस्टोर कर दिया तो ये इक्विलिब्रियम के लिए दोनों बराबर होंगे। बीना बराबर होगा किसके, के फाई के। फाई की बात करूंगा तो के जो है वो कहां आ जाएगा, डिवाइड में। सबसे पहले तो ये आई की पावर 1 है, फाई की पावर 1 है, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। फाई और आई जो है वो कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो हम एमसीजी को प्रेफर करते हैं, और प्रेफर करने के पीछे का कारण क्या है कि ये जो है सर ये एक लीनियर डिवाइस है। ये कैसा डिवाइस है, लीनियर डिवाइस है, ठीक है। क्योंकि दोनों की पावर जो है वो कितनी आ रही है, 1 1 पावर आ रही है। तो ये एक लीनियर डिवाइस जो है, फाई की पावर 1 आई की पावर 1, ये एक लीनियर डिवाइस जो है सर वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब अगली जो बातें हैं कि वाई डू वी प्रेफर फॉस्फर ब्रोंज वायर, हम फॉस्फर ब्रोंज वायर ही क्यों लेते हैं, वो सवाल बनता है। तो पहली बात तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा है कि डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला सर किसके बराबर है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है बीना डिवाइडेड बाई के। डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला किसके बराबर है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है बीना डिवाइडेड बाई के। अब फाई को अगर ज्यादा चाहते हैं, फाई डिफ्लेक्शन ज्यादा होना चाहिए तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। तो फॉस्फर ब्रोंज वायर की खास बात है कि उसका टोर्शनल कांस्टेंट काफी कम होता है। टोर्शनल कांस्टेंट उसका कम है, टोर्शनल कांस्टेंट कम है तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो अगला जो काम है वो क्या करना है, फाई की वैल्यू ज्यादा पता चल गई। नेक्स्ट ये एक रस्ट फ्री मटेरियल है, आसानी से जंग नहीं लगता है, और ये इलास्टिक मटेरियल है। इलास्टिक मटेरियल है तो ये अपने अंदर डिफॉर्मेशन जल्दी नहीं लेगा। ये एक इलास्टिक मटेरियल है, ये रस्ट फ्री मटेरियल है, और ये जो ये कैसा है, इसका के टोर्शनल कांस्टेंट कम है। ये चार बातें हैं। पहली बात ये रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, इसके के की वैल्यू कम होती है, रस्ट फ्री मटेरियल है, और ये इलास्टिक मटेरियल है। ये सभी बातें जो हैं वो हमें
कहती हैं कि हमें कौन सा मटेरियल लेना चाहिए, फॉस्फर ब्रोंज वायर जो है ना वो हमने लेनी चाहिए। ठीक है, तो फाई की वैल्यू जो है वो हमें पता चल गई कि डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन बराबर है बीना डिवाइडेड बाई के। हम एमसीजी को प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि फाई की 1 और आई की पावर भी क्या है 1, दोनों पावर क्योंकि 1 है, तो यहां से पता चला कि ये जो डिवाइस है ये कैसा डिवाइस है, एक लीनियर डिवाइस है। नेक्स्ट जो है फॉस्फर ब्रोंज वायर क्यों ली वो आपको पता चल गया। अब ये जो स्प्रिंग है, यहां पे ये स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग क्यों ले रखा है, क्योंकि ये जब कोयल को दोबारा से ब्रिंग कोयल बैक टू ओरिजिनल लोकेशन, कोयल को दोबारा से उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे ब्रिंग कोयल बैक, कोयल जो है वो मूव कर गई है थोड़ी सी, तो इसको दोबारा से ओरिजिनल लोकेशन पे लाने का जो काम है वो किसका है, स्प्रिंग का। ठीक है, और मिरर जो है, मिरर किस लिए यूज करा गया है, मिरर यूज करा गया है आपको डिफ्लेक्शन देने के लिए। आप जो अंदर कोयल कितनी रोटेट करी है वो नहीं बता पाएंगे, आप किसकी रोटेशन चेक करते हैं, मिरर की। मिरर जो है जितना रोटेट करेगा उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं किसकी, डिफ्लेक्शन ऑफ द कोयल, कोयल की डिफ्लेक्शन जो है वो हम बता पाते हैं। ठीक है, इस पूरी अरेंजमेंट को हम वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखते हैं ताकि बाहर के एटमॉस्फेयर से इसको इनर्ट कर सके। तो हमने एमसीजी में फॉर्मूला जान लिया, और फाई जो है डिफ्लेक्शन जो है उसका फॉर्मूला जो है सर वो हमारे पास क्या है, बीना डिवाइडेड बाई के। अब अलग अलग मेथड्स हैं टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ, टू इंक्रीज फाई, फाई को इंक्रीज करना चाहते हैं, डिफ्लेक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो डिफ्लेक्शन को इंक्रीज करने के क्या क्या तरीके हैं ये बात आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फाई, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बी के। स्ट्रोंगर इज द फील्ड, स्ट्रोंगर विल बी द, लार्जर विल बी द डिफ्लेक्शन। यही तो बताया था कि ये जो कनकेव शेप के मैग्नेट हैं और ये सॉफ्ट आयरन का होलो सिलेंडर है, ये दोनों मिलके बी की वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज। और बी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो हमारी डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, ज्यादा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये सॉफ्ट आयरन जो है, सॉफ्ट आयरन एक मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। सॉफ्ट आयरन कैसा है नेचर में, सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो हेल्प्स इन क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड को पास पास ले आता है। फील्ड लाइंस पास आ जाएंगी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज। कनकेव शेप के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या होती है, ज्यादा, बी ज्यादा हो गया। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, सेकंड जो है, आई तो हमारे कंट्रोल का हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, फाई ज्यादा हो जाएगी किसके ज्यादा करने से, एन। और थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, फाई ज्यादा हो जाएगी किसके ज्यादा करने से, ए के। लेकिन इनको हम अवॉइड करते हैं, ना तो हम नंबर ऑफ टन्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ना हम एरिया बढ़ाने की कोशिश करते। क्यों नहीं करते ऐसा, क्योंकि इसकी वजह से हमारी कोयल जो है वो बल्की हो जाएगी। ठीक है, कोयल बल्की हो जाएगी, अरेंजमेंट जो है वो बल्की हो जाएगी, हम उसको प्रेफर नहीं करते। हम प्रेफर किसको करते हैं, या तो बी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या फोर्थ जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है कि फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, कि अगर टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा। ठीक है, और के की वैल्यू को कम करने का उपाय जो है वो हमने क्या जाना, के की वैल्यू को कम करने का उपाय हमने जाना कि हम यूज करते हैं किसको, फॉस्फर ब्रोंज वायर को। इसके लिए हम यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो इसके लिए हम किसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स का, मतलब कि हम कहते हैं सॉफ्ट आयरन के होलो सिलेंडर का, सॉफ्ट आयरन होलो सिलेंडर, सॉफ्ट आयरन के होलो सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, और कनकेव शेप के मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। कनकेव शेप मैग्नेट को मैंने सीएसएम जो है वो लिख दिया है। ठीक है, इस तरीके से काम कर ली, ये चीजें जो है वो हमें पता चली। अब इनको पढ़ने के बाद बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, बहुत सारे सवाल यहां से आए हैं। पहला जो शब्द है सर वो हमारे पास है करंट सेंसिटिविटी। पहला जो शब्द है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो जो शब्द है वो हमारे पास है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी मैं बताना चाहता हूं कि करंट सेंसिटिविटी जो है वो क्या होगी। वर्ड जो है वो आपके पास क्या है, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को अगर बताना है तो ये डिफाइन करा जाता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट से। आई अल्फा से हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी इज डिनोटेड बाय लेटर आई अल्फा। आई अल्फा से हम इसको लिखते हैं, और ये होता क्या है, इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन को डिवाइड कर दीजिए, और डिफ्लेक्शन को किससे डिवाइड कर दीजिए, करंट से। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को अगर हम लिखना चाहें तो फाई की वैल्यू कितनी बताई थी, फाई की वैल्यू थी बीना डिवाइडेड बाई के। फाई की वैल्यू जो थी वो क्या थी, बीना डिवाइडेड बाई के। फाई को बीना बाई के लिखा, और किससे डिवाइड करना है, आई से। आई से सर आई कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू जो बच जाएगी, वैल्यू बच जाएगी बना के बी एन ए ओवर में कितना, के। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है कि हमारे पास जो कंसेप्ट है वो किसका है, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो बीना डिवाइडेड बाई के। ये तो क्या था हमारे पास,
डिफ्लेक्शन थी, आई से और डिवाइड कर दिया, आई से आई गया तो क्या रह गया, बना के मेरे पास रह गया। अब इस बना के में अगर मैं बात करता हूं तो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन को किससे लिखा जाता है, रेडियन से लिखा जाता है। करंट जो वर्ड है सर उसको किस में लिखा जाता है, एम्पियर में। तो काम जो है सर वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियन पर एम्पियर। ये शब्द जो है ना वो आपके पास बन जाएंगे। डिफ्लेक्शन को रेडियन में, करंट को एम्पियर में, तो रेडियन पर एम्पियर, और रेडियन पर एम्पियर को हम क्या कह देते हैं, करंट सेंसिटिविटी की एसआई यूनिट जो है ना वो आपके पास बन गई। बना के हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी है। अगला जो शब्द है, अगला शब्द है सर वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को लिखा जाता है वी अल्फा से। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिनोटेड बाय लेटर वी अल्फा, वी अल्फा से इसको लिखते हैं। और वी अल्फा अगर लिखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन को किससे डिवाइड कर देते हैं, वोल्टेज से डिवाइड कर देते हैं। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन को लिखेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बीना डिवाइडेड बाई के। डिफ्लेक्शन बराबर है बीना बाई के, और वोल्टेज, वोल्टेज को क्या लिखते हैं, आई इंटू आर। आई से सर आई कट जाएगा तो ये बन जाएगा बनाकर बी एन ए ओवर के आर, बी एन ए ओवर के आर। इस तरीके से काम है। तो ये बना के जो है, ये बना के जो है वो तो क्या कहलाता है, वोल्टेज ये तो क्या कहलाया, करंट सेंसिटिविटी, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी, बना के, वोल्टेज सेंसिटिविटी बनाकर, तो बना के जो है वो तो करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई क्या हो गया, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन की यूनिट किस में होगी, डिफ्लेक्शन की यूनिट होती है सर रेडियन में। वोल्टेज, वोल्ट की किस में होती है, रेडियन पर वोल्ट बन गया। ये प्रोग्राम क्या बन गया, रेडियन पर वोल्ट। तो रेडियन पर वोल्ट यूनिट किसकी आ गई, वोल्टेज सेंसिटिविटी की। इस तरीके से काम जो है वो हमने कर लिया। कोई दिक्कत यहां तक के काम में है तो उसको पूछें। ये करंट सेंसिटिविटी है, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है, ये रेडियन पर एम्पियर है, ये रेडियन पर वोल्ट है। इस तरीके से काम जो है वो आपने सीखा है। समझ आई है यहां तक की बातें। ये करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी के बेसिस पे बहुत सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। इन पे हम जो क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, ये वोल्टेज और करंट सेंसिटिविटी जो है वो पता चल गए। अब हमने करना है कन्वर्जन। कन्वर्जन करना है कि यू आर गिवन विद अ गैल्वेनोमीटर। आपके पास गैल्वेनोमीटर है, आपके पास गैल्वेनोमीटर है, और इस गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर अवेलेबल है, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है। गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एक बार किस में, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करो एक बार किस में, एमीटर में, और एक बार कन्वर्ट करो किस में, वोल्टमीटर में। ये काम जो है ना वो हमने सीखना है कि हाउ डू वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एक बार गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और एक बार किस में, वोल्टमीटर में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एक बार कन्वर्जन क्या है कि गैल्वेनोमीटर को बदल दो, किस में बदल दो, एमीटर में। और एक जो काम है सर वो क्या है कि गैल्वेनोमीटर को बदल दो और गैल्वेनोमीटर को किस में बदल दो, वोल्टमीटर में। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है कि यू आर गिवन विद गैल्वेनोमीटर, हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, उसको एमीटर और वोल्टमीटर में आपने चेंज करना है। अब चेंज करना है तो इनकी प्रॉपर्टीज हमें पता है, प्रॉपर्टीज पता है। तो एमीटर के बारे में खास बात पता है कि एमीटर हैज अ लो रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, लो। वोल्टमीटर अगर हमारे पास है तो वोल्टमीटर की प्रॉपर्टी पता है कि वोल्टमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, यू आर गिवन विद गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से जाना कहां है, एमीटर में, या गैल्वेनोमीटर से जाना कहां है, वोल्टमीटर में। जाएंगे कैसे, तो आपके पास गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर हमारे पास अवेलेबल है, जाना कहां है, एमीटर में जाना है। गैल्वेनोमीटर से एमीटर में अगर जाना है तो एमीटर की खास प्रॉपर्टी है, एमीटर की खास प्रॉपर्टी है कि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो। रेजिस्टेंस को कम करने का उपाय क्या है, रेजिस्टेंस को कम करने का उपाय है पैरेलल में कनेक्शन करना। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर में जाना है, एमीटर में जाने का मतलब रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस को कम करने का उपाय क्या है कि कनेक्शन पैरेलल में हो, तो पैरेलल में एक शंट लगा दिया, कनेक्टिंग इन पैरेलल, पैरेलल में लगा दीजिए एक शंट को, या शंट इन पैरेलल। अब ये शंट क्या होता है वो आप जानते भी हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपके लिए। हमारे पास खास बात क्या है कि हमें चाहिए क्या, एमीटर। एमीटर के बारे में क्या पता है कि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। रेजिस्टेंस को कम करने की प्रोसेस का नाम क्या है, पैरेलल में कनेक्शन। पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस, उस छोटे रेजिस्टेंस को नाम दिया गया है शंट। शंट क्या है, एक लो रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस हमेशा किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में। ठीक है, ये बात जो है वो आपको पता है। तो काम जो है वो क्या कर लिया कि यू आर गिवन विद अ गैल्वेनोमीटर, हमारे पास गैल्वेनोमीटर था, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इसके पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस लगा दिया। उस छोटे से रेजिस्टेंस को नाम क्या दिया जाता है, शंट नाम दिया जाता है। अब जो बात आपको पता है, नेक्स्ट जो काम करना है वो क्या, कि जब शंट लगाएंगे तो इसमें से करंट कितना जा रहा था, गैल्वेनोमीटर में से करंट जा रहा था IG,
गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन को हमेशा किससे लिखा जाएगा? IG से। IG डिनोट करता है गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन को। अब कुछ करंट यहां से जाएगा तो कुछ करंट यहां से भी जाएगा, करंट की रेंज बढ़ जाएगी, और रेंज अगर बढ़ जाएगी तो काम जो है वो क्या करना है कि यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो किसके बराबर है? I के बराबर है। यहां से जो ये करंट जाएगा इसकी वैल्यू क्या होगी? I माइनस का IG। यहां से ये I करंट गया, IG ऊपर से चला गया, I माइनस IG कहां से चला गया? नीचे से। तो ये करंट जो है उसकी रेंज बढ़ा दी आपने। और क्योंकि कनेक्शन किसका है? पैरेलल का। पैरेलल के कनेक्शन में क्या सेम होती है? वोल्टेज सेम रहती है। वोल्टेज सेम रहती है तो मैं क्या कहूंगा कि जितनी वोल्टेज किसके अक्रॉस होगी? गैल्वेनोमीटर, उतनी ही वोल्टेज किसके अक्रॉस होगी? शंट। दोनों के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो सेम रहेगी। वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट। गैल्वेनोमीटर वाली वोल्टेज लिखूंगा तो करंट कितना है? IG। रेजिस्टेंस किसके बराबर है? G के बराबर। IG इंटू जी, ये वोल्टेज बन गई करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहां पे लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? I माइनस IG, और इसका रेजिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर है? S के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। यहां पे बात करेंगे तो वोल्टेज क्या है? IG इंटू जी। यहां पे वोल्टेज लिखूंगा तो I माइनस IG इंटू में S। तो मुझे S की वैल्यू अगर बतानी होगी, शंट की वैल्यू कितनी लगानी है, तो दैट कम आउट टू बी IG डिवाइडेड बाई I माइनस IG। ये वाला पोर्शन जो एक बार उतार भी लेंगे, इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा सवाल जो है वो यहां से पूछे जाते हैं। इनके बारे में अगर हम काम करें तो कंसेप्ट जो है वो आपने क्या कुछ सीखना है। देखें इन कामों को, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछेंगे। हाँ भाई, शंट की वैल्यू निकाल लिया आपने कि शंट की वैल्यू क्या है? IG इंटू जी, I माइनस IG। ये काम आपने कर लिया क्योंकि दोनों जो है वो किस में थे? पैरेलल में। अगर यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस बताऊंगा तो नेट रेजिस्टेंस जो है सर वो क्या हो जाएगा? नेट रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा कि 1/R इक्विवेलेंट, और 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर है? 1/R इक्विवेलेंट बराबर है 1/G प्लस 1/S, कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/G प्लस 1/S। या और अच्छे से लिखेंगे, R इक्विवेलेंट अगर बराबर है तो R इक्विवेलेंट बराबर है किसके? GS अपॉन G प्लस S। R इक्विवेलेंट बराबर है, और R इक्विवेलेंट बराबर है किसके? GS अपॉन G प्लस S। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। ठीक है, अब अगला जो काम है वो आपने क्या करना है? वोल्टमीटर बनाना है। वोल्टमीटर की रिक्वायरमेंट देखी कि वोल्टमीटर की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा रेजिस्टेंस है तो कंसेप्ट जो है वो क्या चलेगा यहाँ पे कि ये जो है हमारे पास क्या था? गैल्वेनोमीटर है, और एक गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर हमारे पास अवेलेबल है। गैल्वेनोमीटर से जाना कहाँ है? मुझे वोल्टमीटर में जाना है। गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर दीजिए सर, और कन्वर्ट किस में कर दीजिए? वोल्टमीटर में। और करना क्या है? एक हाई रेजिस्टेंस बनाना है। रेजिस्टेंस को हाई बनाने का तरीका, रेजिस्टेंस को हाई बनाने का तरीका क्या है? सीरीज में कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और सीरीज में कनेक्शन कैसे कर दिया कि एक हाई रेजिस्टेंस जो है, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, और वो हाई रेजिस्टेंस किस में लगा होना चाहिए? सीरीज में लगा होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस को ज्यादा करना है। रेजिस्टेंस को ज्यादा करने का तरीका सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस का लगना है। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। अगला जो काम है वो आपके पास क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस जो है वो आपने लगा दिया, और सीरीज में इस तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो आपने लगाया, तो ये जो है ये वैल्यू क्या है? IG। करंट, गैल्वेनोमीटर का करंट IG है, ये G, और ये नाम क्या बन गया? R हमारे पास बन गया। अब अगली जो चीजें हैं वो आप क्या करेंगे? इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है, सभी के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालनी है तो सभी के अक्रॉस वोल्टेज अगर आप देखें तो वो वोल्टेज किसके बराबर है? V। तो वोल्टेज के बारे में अगर बात करोगे तो वोल्टेज किसके बराबर होगी? करंट। करंट कितना है? IG। रेजिस्टेंस कितना है? G प्लस R के बराबर है। वोल्टेज बतानी है V, करंट कितना है? IG, रेजिस्टेंस कितना है? G प्लस R। इसमें अगर मैं बात करूंगा तो ये काम क्या बन जाएगा? V डिवाइडेड बाई IG, और V बाई IG किसके बराबर है? V बाई IG इज इक्वल टू G प्लस R के बराबर है। ठीक है, V IG मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में, तो V बाई IG इज इक्वल टू G प्लस R। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये काम क्या बन गया कि V डिवाइडेड बाई IG, और प्लस का G है तो माइनस का G, और इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? R के, कि R की वैल्यू आ गई V डिवाइडेड बाई IG माइनस का G इज इक्वल टू किसके बराबर है? R के। ये प्लस का G है, इस तरफ जाके किसका हो गया? माइनस का। यहाँ पे R इक्विवेलेंट बताऊंगा तो R इक्विवेलेंट ये तो सीरीज में ही है, और सीरीज में ही अगर वैल्यू है तो आंसर जो है सर वो क्या हो जाएगा? G प्लस R के बराबर। ठीक है, सीरीज में है तो ये आंसर कितना हो जाएगा? G प्लस R। इस तरीके से काम जो है वो आपने कर लिया। ठीक है, ये डाटा जो है वो मुझे पता है, इसके बेसिस पे कंसेप्ट जो है वो हमारे पास हर साल लगभग एक क्वेश्चन जो बनता ही है। ठीक है, टॉप क्वेश्चंस की कैटेगरी में इसके बहुत सारे सवाल जो है वो हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमने आज जो पढ़ लिया वो क्या पढ़ लिया कि टॉर्क कितना लगता है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, उसके बेसिस पे सेंसिटिविटी आपने डिस्कस करी। नेक्स्ट जो आपने पढ़ा कि हाउ डू वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड अ वोल्टमीटर। इनके बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे होंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात
कि वो वर्ड जो है वो बोलेगा बार बार फुल स्केल डिफ्लेक्शन, वो जो वर्ड यूज करेगा वो वर्ड क्या यूज करेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वर्ड यूज कर रहा होगा, कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर की, फुल स्केल डिफ्लेक्शन को जो है वो किससे लिखा जाता है, IG से लिखा जाता है। I का मतलब करंट है, G का मतलब गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन अगर कही है तो इसका मतलब वैल्यू जो है वो किसकी दे रखी है, IG की वैल्यू दे रखी है। I का मतलब करंट, G का मतलब गैल्वेनोमीटर। तो एक गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है उसको किससे लिखा जाता है, IG से लिखा जाता है। ये बात जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला जो काम है वो हमने अब इसके बेसिस पे क्या करना है, ये वाला पोर्शन हमारा खत्म होता है। इस वाले पोर्शन में हमने फोर्स, फील्ड, टॉर्क और जो भी काम था वो सारा का सारा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अगला जो काम है वो हमारे पास है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले पोर्शन को अगर हम डिस्कस करें तो क्या क्या चीजें जो हैं सर वो बनती हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले पोर्शन में अब हमने डिस्कशन करना है, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाली चीजें जो हैं वो कैसे होंगी सुनेंगे ध्यान से। मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले पोर्शन में अगर हम बात करें तो हम कंसेप्ट जो हैं वो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फॉर्मूलों को हम जानते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन से काम कर लेते हैं। एक वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो चार्जेस से रिलेटेड है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स या मैग्नेटिज्म मैं कह देता हूं, ठीक है। इसमें अब जो काम करना है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में काम जो आपने करना है वो कुछ किस तरीके से होगा उस पर ध्यान दें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में अगर मैं बात करूं तो सर यहाँ पे जो चीजें हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भी कोई करता धरता है वो जो नाम है वो नाम है चार्ज। वो जो नाम है वो क्या है, चार्ज नाम है, ठीक है। यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो किसकी वजह से होगा, चार्ज की वजह से। यहाँ पे वही काम जो है वो पोल की स्ट्रेंथ कर रही होगी, पोल वहां पे चार्ज की स्ट्रेंथ है, यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या कहलाता है, पोल की स्ट्रेंथ कहलाता है। और पोल की स्ट्रेंथ जो है उसको किससे लिखा जाता है, स्मॉल m से लिखा जाता है। पोल की स्ट्रेंथ को किससे लिखा जाता है, स्मॉल m से, ठीक है। चार्ज की स्ट्रेंथ को किससे लिखते हैं, स्मॉल q। पोल की स्ट्रेंथ को किससे लिखते हैं, स्मॉल m से। चार्ज कितने प्रकार का, चार्ज दो प्रकार का, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जो चार्ज है सर वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज। पोल की स्ट्रेंथ के बारे में अगर मैं बात करूं तो पोल दो प्रकार के, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसका काम यहाँ पे नॉर्थ पोल करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका काम कौन करता है, साउथ पोल। मतलब सिमिलर कंसेप्ट्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो एक वैल्यू क्या है, +m, और दूसरी वैल्यू जो है वो क्या है, -m, ठीक है। जो काम चार्ज करता है वहां पे वो काम पोल की स्ट्रेंथ काम कर रही होती है, ठीक है। इस तरीके से वर्ड्स हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है किससे, ई वेक्टर से, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे वर्ड जो है वो क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड को लिखा जाता है बी वेक्टर से। यहाँ पे नाम जो है वो किसका है, ई वेक्टर का, वहां पे नाम जो है वो किसका है, बी वेक्टर का। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्थ। नॉर्थ से फील्ड जो है वो कहाँ जाता है, साउथ। लेकिन अंदर वो दोबारा फिर क्या कर जाता है, साउथ से कहाँ जाता है, नॉर्थ। अंतर जो दोनों में आता है कि इसके लूप जो है ये कैसा है, ओपन लूप बनाता है, कि पॉजिटिव से स्टार्ट होके टर्मिनेट कहाँ हो जाएगा, नेगेटिव पे। ये बनाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बनाती हैं क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब क्या है, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ, जाती कहाँ है, साउथ की तरफ। मतलब कि बाहर अगर मैं देखूं तो बाहर उनकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर जो है वो कहाँ आती हैं, साउथ से नॉर्थ आ जाती है। तो जहां से शुरू हुई दोबारा वहीं पे खत्म हो रही है, जहां से शुरू हुई वहां पे ही खत्म अगर हो रही है तो इसको नाम दिया जाता है क्लोज लूप। दे फॉर्म्स क्लोज लूप, दे फॉर्म ओपन लूप। इस तरीके से काम है। यहाँ पे एक वर्ड हम पढ़ते थे और वो वर्ड है सर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे जो नाम है सर वो हमारे पास क्या नाम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम डिस्कस किसको करते हैं कि सर एक जो है वो +q चार्ज है, एक जो चार्ज है वो कैसा है, -q, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। वो सेपरेट करके रख दिए, और वो कितने डिस्टेंस से सेपरेट करके रख दिए हैं, 2a से। एक +q है, एक -q है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 2a। ये जो वर्ड है सर वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। इसी तरीके से हम मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बात करें तो एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ये क्या है, +m, ये जो है ये क्या हो गया, -m, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। ये जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल थी तो यहाँ पे नाम जो है वो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा। यहाँ पे नाम जो है वो क्या बन गया,
मैग्नेटिक डाइपोल। वो वर्ड क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल था। यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या बन गया? मैग्नेटिक डाइपोल। इस तरीके से काम कर लिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको पी वेक्टर से लिखते हैं, इधर चार्ज मल्टीप्लाई बाई डाइपोल लेंथ। चार्ज की मल्टीप्लाई किससे कर दी? डाइपोल लेंथ से कर दी। तो ये जो वर्ड है वो हमारे पास क्या बन जाता था? पी, आइदर चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। ये काम आपने करा। यहाँ पे जो वर्ड है वो हमारे पास क्या बनता है? ये मैग्नेटिक डाइपोल थी, यहाँ पे वर्ड बन जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को किससे लिखा गया? कैपिटल एम से, जिसको हम क्या कहते हैं? आइदर पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई डाइपोल लेंथ। इस तरीके से काम बन जाता है। आइदर पोल स्ट्रेंथ, कोई से भी पोल की स्ट्रेंथ, और मल्टीप्लाई बाई डाइपोल लेंथ कितनी है? 2a। इस तरीके से काम करा। दोबारा देख लो, यहाँ पे चार्जेस हैं, यहाँ पे पोल है। दो टाइप के चार्ज, दो टाइप के पोल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, इस तरीके से फिर हमने काम जो वो क्या सीखा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड हमने चीजें सीखी थी सर। और वो बातें जो है वो क्या कुछ थी कि सर यहाँ पे टोर्क लगता था। ठीक है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टोर्क जो है वो लगता था, और वो टोर्क जो है वो किसके बराबर था? वो बराबर था पीई साइन थीटा के। टोर्क लगता है व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस पर टोर्क लगता था। उस टोर्क का फॉर्मूला क्या था? पीई साइन थीटा। यहाँ पे भी टोर्क लगेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जगह तो क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, और इनटू में वर्ड जो है सर वो क्या हो गया? साइन थीटा। ये पीई साइन थीटा है। ये जो वर्ड है ये क्या बन जाएगा? एम बी साइन थीटा। इसको जब हमने लिखा था तो दिस वर्ड कम्स आउट टू बी पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इसको हमने क्या लिखा? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर करके लिखा था। इसको अगर मैं लिखता हूं तो टाउ वेक्टर जो है, टाउ वेक्टर फॉर्मेट में लिखा तो पी क्रॉस ई बना दिया था। इसको बनाएंगे तो ये पी की जगह एम हो जाता है, और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाता है? बी। एम क्रॉस बी हमारे पास होगा। ये पी क्रॉस ई था तो वहां पे क्या हो जाएगा? पी को रिप्लेस किससे करना है? एम से। ई को रिप्लेस किससे करना है? बी से। तो एम क्रॉस बी बन गया। अगली अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या था? पीई इंटू में कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल। ये फॉर्मूला हमारे पास था कि यहाँ पे वर्कडन या एनर्जी कहेंगे तो वर्कडन या एनर्जी अगर कही जाएगी तो वर्कडन या एनर्जी को किससे लिखा गया? पीई कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल। यहाँ पे एनर्जी की बात करूंगा तो स्मॉल पी को कैपिटल एम से लिख दिया, ई की जगह बी लिख दिया, इनटू में ये क्या हो जाएगा? ये वर्ड हो जाएगा कोस थीटा इनिशियल माइनस का कोस थीटा फाइनल। कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। ठीक है, कि पीई कोस थीटा इनिशियल कोस थीटा फाइनल, वहां पे एम बी कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल। ये चीजें आपने कर ली। नेक्स्ट अगला जो काम करना है सर, ये टाउ पता चल गया, ये यू पता चल गया। अगली जो बात है यू की वैल्यू जो है ना वो आ गई। अगला जो काम करना है सर वो क्या चीजें हो जाएंगी हमारे पास? टाउ यू ये तो पता है। आगे जो पता करना है वो बात हमारे पास क्या कुछ चलेगी, सुने ध्यान से। टाउ पता चल गया, यू पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पे फील्ड का आंसर हमने क्या निकाला था? 2k p, और डिवाइडेड बाय कितना था? r क्यूब। इस तरीके से काम था। अच्छा यहाँ पे k, यहाँ पे k जो है वो किसके बराबर था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के बराबर था। यहाँ पे k किसके बराबर था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे जो k है वो कितना है? म्यू नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? उस कांस्टेंट की वैल्यू है म्यू नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे अगर मैं बताऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पे बात करूंगा तो 2 की जगह 2, के इसका दूसरे वाला है p की जगह क्या हो जाता है? m, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया? r क्यूब। इस तरीके से काम हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, वहां पे 2kp बाई r क्यूब होता है, वहां पे कितना हो जाएगा? 2km डिवाइडेड बाई r क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट के लिए बात करी थी, इक्विटोरियल पॉइंट फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो ये आंसर कितना बन गया? इक्विटोरियल पॉइंट के लिए kp डिवाइडेड बाई कितना हो गया? r क्यूब। सेम काम यहाँ पे करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो ये चीजें जो है ये भी क्या बन जाएंगी हमारे पास? ये बन जाएगी km डिवाइडेड बाई कितना? r क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट रिप्लेस हो जाता है किससे? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से। k की वैल्यू तो अलग होती है यहाँ पे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है, वो कितना है? म्यू नोट बाई 4 पाई। इस तरीके से चीजें जो है वो आपके पास चल रही होती हैं। ठीक है, इस तरीके का काम जो है वो हमने सीखना है। नेक्स्ट अगला जो काम होगा वो हमारे पास यहाँ पे रिलेटेड है एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल के तौर पे हमने बताना है कि एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, करंट, और जहां पे भी करंट होता है वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। उन कंसेप्ट के बेसिस पे आपने काम करना है। तो लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी v से, सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी, r में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर करंट मुझे बताना है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, वो मूव कर रहा है, तो उसके लिए करंट अगर बताया जाए तो करंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज बाई टाइम। चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का है सर। टाइम के बारे में बात करूं तो डिस्टेंस, डिस्टेंस जो ये कवर कर रहा है वो कितना है, 2πr डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। मुझे टाइम बताना था तो टाइम की वैल्यू जो है वो कितनी है, टाइम की वैल्यू है 2πr डिवाइडेड बाई कितना हो गया v। इसको उल्टा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ev, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2πr करके। इस तरीके से काम कर लिया कि करंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो करंट का फॉर्मूला है चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, वेलोसिटी ऊपर, तो ev डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2πr हमारे पास, ठीक है। अगला जो काम है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बतानी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NIA के बराबर। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर है, NIA के बराबर है। n, तो यहाँ पे लूप तो बनी है, करंट की जगह कितना है, ev डिवाइडेड बाई 2πr, और इनटू में एरिया, सर्कुलर पाथ है तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, πr का स्क्वायर। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर है, NIA, n तो 1 है, I की जगह ev बाई 2πr, एरिया की जगह कितना है, πr का स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, तो आंसर कितना बन जाएगा सर, आंसर आ जाएगा EVR, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। ये वैल्यू किसकी आ गई, m की, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की। अब हमें क्या पता है, बोर का सेकंड पोस्टुलेट, बोर साहब का सेकंड पोस्टुलेट अगर मैं इस्तेमाल करूं तो उन्होंने क्या कहा था कि mvr बराबर है, और mvr बराबर है किसके, nh डिवाइडेड बाई 2π के। mvr, और mvr किसके बराबर है, nh बाई 2π। vr की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, nh डिवाइडेड बाई 2πm। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया, ठीक है, कि mvr बराबर है किसके, nh डिवाइडेड बाई 2π के। vr बताना है तो m कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो vr की जगह मैंने क्या लिख लिया, nh डिवाइडेड बाई 2πm, तो e बाई 2 vr जो है, जहां पे vr लिखा है वहां पे मैंने क्या लिख लिया, nh डिवाइडेड बाई 2πm करके लिख लिया, ठीक है। इतनी बातें, तो n जो है सर उसको तो बाहर खींच लूंगा, n बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, eh डिवाइडेड बाई कितना, 4πm आ गया, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो काम जो वो क्या हो गया, NIA, I की जगह I वाली वैल्यू, A की जगह A वाली, EVR बाई 2, तो E बाई 2 अलग, इनटू में क्या कर दिया VR की जगह VR वाली वैल्यू उठा के रख दी, N आगे EH बाई 4πm, ठीक है। ये जो वैल्यूज हैं इसको हम जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं m किसके बराबर है, m बराबर है n, और इसको हम नाम दे देते हैं बोर्स मैग्नेटोन। क्या नाम दे देते हैं इसको हम, ये जो वैल्यू है इसको नाम दिया गया है सर बोर्स मैग्नेटोन। बोर्स मैग्नेटोन जो है इसको हम कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लिया जाता है। सबसे पहले तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वैल्यू इसकी है 9.27 10⁻24, ठीक है। ये काम जो है ना वो आपको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू भी जो है वो याद रखनी है आपने, बोर मैग्नेटोन इस तरीके से। अगली जो बात है, बोर मैग्नेटोन की वैल्यू मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी पता हो। EH बाई 4πm, मास डिवाइड में है और चार्ज जो है सर वो कहाँ पे है, मल्टीप्लाई में। इस तरीके से बातें जो हैं वो आपको पता है, ये कंसेप्ट जो है वो आपने सीखा है बोर्स मैग्नेटोन के बेसिस पे। अगला जो काम है उस पर ध्यान देंगे। अब हमारे पास जो है वो मटेरियल्स हैं अलग अलग टाइप के, जिनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने काम करना है कि प्रॉपर्टीज जो है वो क्या कुछ होती हैं। उसको करने से पहले दो बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं उनको एक बार जान लेते हैं, ठीक है। एक वर्ड जो है वो है रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर हम उसको कहते हैं, और म्यू आर जो है वो क्या है, म्यू का मतलब परमिएबिलिटी, आर का मतलब क्या है, रिलेटिव। एक वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, वर्ड है रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब ये रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है उस पर ध्यान देंगे। रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो किसी सब्सटेंस से, ठीक है, किसी सब्सटेंस से फील्ड लाइंस कितना जाना प्रेफर करती हैं एज कंपेयर टू एयर, उसको क्या कहा जाता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अगर जैसे मैंने अभी फेरोमैग्नेटिक नाम लिया था, फेरोमैग्नेटिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो फेरोमैग्नेटिक के बारे में क्या था कि सारी फील्ड लाइंस जो है वो कहां से, एयर की बजाय कहां से जाना पसंद करती हैं, उस मटेरियल से ही जाना पसंद करती हैं। एयर की बजाय किससे जाना पसंद करती है, मटेरियल से। तो इसका मतलब इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि मैंने सॉफ्ट आयरन का नाम लिया था, तो सॉफ्ट आयरन के लिए इस तरीके से चीजें हैं। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब कि फील्ड लाइंस एयर के कंपैरिजन में मटेरियल में से कितना जाना पसंद करती हैं, एयर के रिलेटिव
मटेरियल में से कितना जाना पसंद करती है। इसको नाम क्या दिया था, जैसे ये होता तो कैसा है, म्यू आर जो है रिलेटिव है, कोई भी चीज रिलेटिव में होती है तो ज्यादातर वो कैसी होती है, यूनिटलेस और कैसी है, डायमेंशनलेस। रिलेटिव परमेबिलिटी कैसी होगी, यूनिटलेस होगी और कैसी होगी, डायमेंशनलेस। ठीक है, इस तरीके से काम कर लिया। अगली जो बात है सर वो हमने ये तो किसके लिए पढ़ा, फेरोमैग्नेटिक के लिए। ऐसे ही हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं वो एक तो कौन सा है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, और एक जो सब्सटेंस है सर उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है पैरामैग्नेटिक। एक डायामैग्नेटिक है और एक जो नाम है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। इनके बारे में चर्चा करेंगे तो कंसेप्ट जो है वो कैसा बनेगा। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस से फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस करना पसंद नहीं करती हैं। बाहर से फील्ड लाइंस की संख्या क्या रहेगी, ज्यादा, अंदर से तो एक आधी जाएगी। तो बाहर फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा है तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगी, लेस देन 1। ये वाली डिवाइडेड बाई बाहर वाली, इस तरीके से काम है। पैरामैग्नेटिक में अगर मैं बात करता हूं तो पैरामैग्नेटिक में फील्ड लाइंस जो है कंपैरेटिवली ज्यादा फील्ड लाइंस जो हैं वो अंदर से जाती हैं, बाहर से जाने वालों की संख्या कम होती है, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी एक कंसेप्ट जाना जिसमें आपने क्या देखा कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है उसका मतलब है फील्ड लाइंस जो कहां से पास करना चाह रही है, मटेरियल से कम है, बाहर से ज्यादा जा रही है, मटेरियल में ज्यादा है, बाहर से कम जा रही है, सारी की सारी कहां से जा रही है, मटेरियल में से ही जा रही है। इस तरीके से चीजें जो है वो आपने सीखी। अब नेक्स्ट जो काम है उस पर अगर हम बात करते हैं, ये कंसेप्ट जो है वो आपने जान लिया रिलेटिव परमिएबिलिटी का। एक वर्ड जो है वो हमारे पास है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को काई एम से जो है वो हम लिखते हैं, ठीक है, सी भी कह देते हैं। ठीक है, काई एम जो है इसको हम कहते हैं, और ये रेशियो होता है हमारा आई डिवाइडेड बाई एच का। ये रेशियो है किसका, आई डिवाइडेड बाई एच। एच आई का मतलब और एच का मतलब, काम जो है वो सीखेंगे अभी। पहले इनकी यूनिट अगर बता दूं तो इसकी यूनिट है एम्पियर पर, इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एच की भी जो है वो कितनी है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी जो है कैसा है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। ठीक है, आपने किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक